हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन ले रहे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। ये 2021-23 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने रेगुलेटिव एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, जितने भी एक्ट है, संवैधानिक विकास हुआ है संविधान का, वो अगर आपने पढ़े तो इस क्वेश्चन का इजीली आंसर निकल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन से एक्ट में ये बात की गई। आपने अगर पढ़ा होगा दोस्तों, आपको पता है कि जो 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट हुआ था, इसमें क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया, जिसमें विलियम बेंटिंग जो थे प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके अलावा आपको दोस्तों रेगुलेट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में, 1793 का चार्टर एक्ट जो है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये तो मेन चीज़ है ही दोस्तों, आप पढ़ेंगे भी, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम पॉलिटी में इसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें आंसर क्या है दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें यह बात बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे अलग, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या था देखो। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, इस एक्ट द्वारा क्या हुआ, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो क्या हुआ दोस्तों, पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा क्या है, उसे केवल चीन के साथ व्यापार में, भारत में चाय के व्यापार का जो एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया इस एक्ट में। पहले क्या, 1813 के एक्ट में क्या था, यह प्रावधान था कि हम चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 33 के एक्ट में सब चीजें खत्म कर दी दोस्तों, इन सभी को समाप्त कर दिया। इसके अलावा दोस्तों इस एक्ट में एक और चीज क्या हुई थी, एक और चीज ये हुई कि इस टाइम क्या हुआ, जो ये अधिनियम आया, यह अधिनियम या इस अधिनियम की बात कर रहे हैं, इस अधिनियम में क्या हुआ दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया, सेंट्रलाइजेशन। आपको पता ही सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, केंद्रीकरण किया गया। और जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब भारत का गवर्नर पद के नाम से जाना जाने लगा। और इसके अलावा क्या है, वो कौन था ऐसा पहला व्यक्ति, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, इसने एक और काम किया था, आपको पता होगा, सती प्रथा का अंत किया था इसने। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको जैसे इस क्वेश्चन में देखा आपने, तो चारों एक्टों के बारे में पता होना चाहिए। हमको ये नहीं देखना केवल चौथा आंसर, तो हम चौथे को देखेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको, आपका ये होमवर्क है कि आप तीनों के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये करना है। ठीक है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछ जा रहा है इस क्षेत्र, यही तो देखना है हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या देखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्थान दे रखें जिनके लिए जाना जाता है। पहला स्थान है बेशनगर शैव गुफा मंदिर में, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर और सितनवासल
जैन गुफा मंदिर। अब ये क्या है, यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन दोस्तों। इसमें क्या है, अब की जो पहले क्या होता था, पहले एलिमिनेशन लगता था, अब क्या कर दिया, युग्म वाला सिस्टम कर दिया। आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो देखो इसमें बात करता हूं दोस्तों, भाजा की बात करता हूं, यह बात करता हूं बेशनगर की शुरुआत करते हैं। बेशनगर, तो बेशनगर जो था दोस्तों, ये 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुंगों, नागों, जो नागा थे, नागों और सातवाहनों और गुप्तों के तहत एक महत्वपूर्ण क्या था दोस्तों, व्यापारिक केंद्र था। और इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है बेशनगर के बारे में कि शैव गुफा मंदिर, ये व्यापारिक केंद्र था न कि गुफा मंदिर। तो ये गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया, तो बचे 2 कथन। अब आपको पता होना चाहिए सिद्ध पावल, जो ये सिद्ध बासल गुफा, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये क्या था दोस्तों, जैन मंदिर था। यहाँ आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में तो दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल बात सही है, तीसरा कथन सही है। अब हम देखें भाजा के बारे में। भाजा, भाजा क्या है, अब देखो भाजा के बारे में पता लगाते हैं हम, आपने पढ़ा ही होगा। तो भाजा जो जगह है, ये भाजा गुफाएं हैं, ठीक है। और ये गुफाएं क्या बनी, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, पूर्व के दौरान निर्मित हुई। 22 रॉक हैं, रॉक बोले तो गुफा, कट गुफाओं का समूह है। और इस गुफा में क्या हुआ है दोस्तों, ये जो गुफा हैं, इन गुफाओं को भाजा गुफाओं के नाम जानते हैं, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो गुफाएं हैं, भाजा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। और हीनयान बौद्ध संप्रदाय जो है से संबंधित है ये गुफाएं। अब आपको इतना आइडिया होता, क्या आइडिया होता दोस्तों, कि भाजा संबंधित है बौद्ध से, तो आप सीधा आंसर कर सकते थे। या इसके अलावा ये पता होता कि सिद्ध पावर चितन बासल जो जगह है, ये भी जैन मंदिर से संबंधित है, ऐसा पता होता, आइडिया होता थोड़ा सा, तब आप क्वेश्चन को कर सकते थे। अब ये ऑप्शन वाला सिस्टम खत्म कर दोस्तों, तो आपको बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल डीपली पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो गया केवल 2 युग्म, केवल 2 युग्म सही, बी आंसर दोस्तों। अब देखो कथन, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आने लग गए हैं। ये कथन इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता। आजकल ये क्वेश्चन बहुत आने लगे यूपीएससी में, और ये 2023 का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं मैं आपको, इसमें जो करा रहा हूं, ठीक है। पहला कथन क्या रखा है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया। कथन क्या है इसका दूसरा, कि 1905 में इसी के दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ये कथन है इसका, ठीक है। अब क्या है, अब आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। क्या पता होना चाहिए दोस्तों, कि ये बात सही है कि नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है कि ये इसका मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं हम कि ये इसका व्याख्या करता है। तो ये बोल रहा है कि जो पहला कथन है इसकी दूसरे की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, और वो इसलिए मनाया जाता है कि 1905 में इसी के दिन, 1905 में इसी के दिन क्या स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये पहला कथन जो है, पहला कथन है, ये दूसरे कथन की सही व्याख्या करता है। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो गया ए। अब देखो इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल
में एक बैठक हुई। वो बैठक में क्या किया, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया कि स्वदेश को अपनाइए और विदेशी चीजों को उनका बहिष्कार कीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी की वजह से भारत के हथकरघा उद्योग ने स्वदेशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्वदेशी आंदोलन की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में उस दिन को चुना, 7 अगस्त को चुना गया। और एक और काम किया गया दोस्तों, जो पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था दोस्तों, शुरुआत कब की थी, तो 2015 में। और कहां पे की गई थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, चेन्नई में मनाया गया। इसलिए इसकी ये एक ही व्याख्या जो है, एक कथन है, पहला कथन है दूसरे की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखना है, अगला कथन भी ऐसा ही है क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन होने को पॉलिटी में था, लेकिन ये संविधान संबंधित है तो थोड़ा बहुत इसमें भी आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता, इसमें हिस्ट्री में भी आता है क्वेश्चन। संविधान दिवस के बारे में बोला गया कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष कितने बार मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला कथन क्या कह रहा है इसी का, कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। अब देखो, पहला कथन तो बिल्कुल सही दोस्तों, लेकिन दूसरा कथन गलत है। और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, कि जो सामाजिक न्याय और आधिकारिता जो मंत्रालय है भारत सरकार का, मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। एक चीज़ ये इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये तो मनाया जा रहा है। इसके अलावा क्या है, दूसरा कथन गलत क्यों है, तो प्रारूप समय की बात कर रहे हैं, प्रारूप समिति की, तो 29 अगस्त 1947 को बनी थी प्रारूप समिति। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है दोस्तों 26 नवंबर 1947 को, 49 को बनी थी, तो ये बात गलत है, इसलिए इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के शिलालेख दे रखे हैं, उनका स्थान दे रखा है। ये यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो अशोक के स्तंभों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात एनसीईआरटी में मैप में पूरी चीज दे रखी है, ठीक है। तो देखो धौली का जो अशोक का शिलालेख था वो कहाँ पे था, तो उड़ीसा में था। इसके अलावा अशोक का जो जौगढ़ का शिलालेख था वो भी उड़ीसा में। तो दो कथन बिल्कुल सही, मतलब दो का यह है कि धौली और जौगढ़, धौली और जौगढ़, इन दोनों के जो अभिलेख है, शिलालेख है सॉरी, वो उड़ीसा में मिले हैं अशोक के, ठीक है। इसके अलावा तो ये कथन तो हो जाएगा गलत, तीसरा गलत हो जाएगा, इसमें एमपी दे रखा है, तीसरा हो गया गलत। हमसे पूछा गया सही युग कितने, तो तीन युग में, तो तीन युग, दो युग मतलब एक युग में तो गलत है, तो इसका मतलब चार युग में तो सही नहीं है। अगला कालसी का जो अभिलेख है दोस्तों, ये कालसी का कर्नाटक में नहीं होकर उत्तराखंड में, तो ये भी गलत है। जौगढ़ और कालसी जो गलत जगह दे रखे इनकी जगह, जो कालसी का है शिलालेख ये दोस्तों उत्तराखंड में मिला है, और धौली और जौगढ़ जो है उड़ीसा में मिला है। और एर गुड़ी जो है ये कहाँ मिला दोस्तों, आंध्रा में। तो ये बात भी सही है, इसमें तो रखा ना मिलान में। तो दो गलत दो सही, तो हमसे पूछा है सही कितने हैं, केवल दो। धौली और जौगढ़ से मिला है, उड़ीसा से मिला है। कालसी उत्तराखंड से मिला है, और अलीगुड़ी आंध्र प्रदेश से मिला है। मास की कहाँ से मिला है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा शिलालेख और कहाँ कहाँ से मिले हैं उनका भी पता होना चाहिए। ये तो 2022 में आया क्वेश्चन है, उसका बताया मैंने। इस प्रकार अशोक के शिलालेखों को आपको पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य के बारे में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, संगम काल से लेकर क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें आपको बिल्कुल पढ़ना है संगम साहित्य आखिरकार क्या था, इसमें कौन कौन सी मतलब क्या क्या इसके टर्मोलॉजी हैं, इसके कौन कौन से ग्रंथ है उस टाइम के, ठीक है। अब बोला है हमसे कि चार कथन दे रखे हैं, उनमें बोला है कि संगम साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही है गलत है, जो भी है सही पूछा है हमसे। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ठीक है। अगला कथन कह रहा है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। इससे अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो जैसा कि दोस्तों कथन आप देखेंगे तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपने अगर संगम साहित्य के बारे में पढ़ा होगा तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आपको पता होना चाहिए, देखो जो संगम साहित्य दोस्तों, माफी चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा गला अजीब सा हो रहा है इसलिए बोलने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा छाले भी हो रहे हैं जिसके लिए बोलने में बड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चनों को, ठीक है। संगम साहित्य दोस्तों ये क्या है, चैर, चोल और पांड्य, ये दक्षिण भारत के तीन महान साम्राज्य थे जिनके बारे में बताता है। इसके अलावा दोस्तों एक संगम ग्रंथ है, दो, कौन कौन से, या महाकाव्य बोल सकते हैं हम, शिल्पद्दिकारम एक तो ये है, तथा दूसरा कौन सा है, मणिमेखले। संगम कालीन महाकाव्य है, ये महाकाव्य है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सॉरी दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको संगम काल के बारे में और चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। यह आपको होमवर्क है, तो क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जा रहे हैं, आपको अलग से क्या करना है वही चीज तो ध्यान रखने क्या क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके कार्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया, यह पूछा गया हमसे। किसके द्वारा, योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया।
अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आखिरकार ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऑप्शन देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने अगर पढ़ा हो तो अकबर के शासनकाल में अनुवाद विभाग का स्थापना हुई थी। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। यहाँ इतना आइडिया लग सकता है कि अनुवाद तो किए होंगे उस टाइम, तो इसलिए इसका सीधा आंसर हो गया अकबर। ये आंसर है। अब देखो अकबर के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अकबर ने अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना की। प्रसिद्ध कवि था बाईजी को अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। और अब्दुल रहीम खाना उसके उपाध्यक्ष बने। इसके अलावा अकबर ने महाभारत का अनुवाद किया, जिसे हम रजनामा के नाम जानते हैं। ये पता होना चाहिए आपको, जिसके हम रजनामा के नाम जानते हैं। करवाया। इसके अलावा जो ये अनुवाद हुआ था ये बदायूनी ने नकीब खान के द्वारा हुआ था। अब देखो इतना पता होना चाहिए अकबर के काल में। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ऐसे आइडिया लगेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, कोई ना कोई लॉजिक होगा उसमें। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज का आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक रामानुज शिक्षाओं का सही निरूपण करता है। अब रामानुज उनके दर्शन के बारे में पता होना चाहिए, आखिरकार उनकी फिलॉसफी क्या थी। पहला है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रामाणिक है। तर्क संगत, तीसरा क्या करा है, तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। और अगला ऑप्शन क्या करा है, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। अब देखो अगर आपने रामानुजाचार्य का दर्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करता है, वो भक्ति मार्ग की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों, वो भक्ति मार्ग की बात करता है। ये चीज़ आपको पता होगा तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। रामानुजाचार्य जो थे, जिसे हम रामानुज के नाम से जानते हैं, ये क्या है ये पता होना चाहिए। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसके अलावा इसने वेदांत विशिष्ट द्वैत दर्शन के बारे में बात की गई है इसके द्वारा। और रामानुज जो थे प्रथम संत थे जो ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मुक्ति या मोक्ष का साधन मानते थे। अब ये चीज़ आपको पता होगा कि उसने कौन कौन सी बात की, आखिरकार उनकी फिलॉसफी क्या थी, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। अब उस टाइम करंट का ये था कि मोदी जी गए थे, उन्होंने मूर्ति का
उद्घाटन किया और हमसे पूछ लिया रामानुजाचार्य की शिक्षा, उसका दर्शन क्या था। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है, राजा दे रखे राजवंश दे रखे। अब ये आजकल ये क्वेश्चन भी पूछने लग गए दोस्तों। इन क्वेश्चनों में क्या क्या आपको उसके राज के बारे में पता होना चाहिए, राजा के उसने कब शासन किया है, एक प्रकार से उसकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। समझ रहे बात को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछने लग गए आजकल। जैसे नानुज के बारे में कर रहे चंदेल शासक था ये। जय शक्ति के बारे में परमार के बारे में बोला है कि परमार था ये। नागभट्ट द्वितीय था, ये गुर्जर प्रतिहार था, ऐसा बोल रखा है। भोज थे वो भोज था जो राष्ट्रकूट था। अब हमसे पूछा है कौन से युग में या कितने युग में सही है। पहला के युग में, केवल ये एक युग में। दूसरा कथन है केवल 2 युग में। तीसरा 3 युग में, केवल 4 युग में, ऐसे दे रखा है। तो आपको पता होगा जैसे हम बात करते हैं नानुज की, नानुज नहीं है, नानुक। इसके बारे में बोला है कि चंदेल शासक था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इनका शासनकाल है, इन्होंने क्या है कि चंदेल वंश की स्थापना की और 1831 में क्या किया इसने, चंदेल वंश की या फिर हम बोल सकते हैं साम्राज्य की स्थापना की। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहली बात तो। अगला क्या कह रहा है कि जो जय शक्ति है इसके बारे में बोला गया है, जय शक्ति परमार शासक था, ऐसा हमसे बोला गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जय शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जय शक्ति परमार शासक ने होकर के चंदेल वंश का शासक था ये। अब देखो ये कथन हो गया गलत। अगला है नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार। तो ये कथन सही है। जो नागभट्ट द्वितीय था ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक है, और हमसे बोला है ना नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार। इसके अलावा दोस्तों इसने क्या किया, परम भट्टा रख करके एक उपाधि ली। इसके अलावा महाराजा धीराज की उपाधि भी ली और इसने क्या किया, कन्नौज पर विजय प्राप्त की। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। कन्नौज की विजय के बाद इसने एक और उपाधि ली। कौन सी ली, परमेश्वर की उपाधि। मतलब इसे दी गई थी। जब इसने कन्नौज जीत दिया तो इसे परमेश्वर की उपाधि दी गई थी। अगला कौन सा है, भोज के बारे में बोला है। आखिरकार भोज राष्ट्रकूट शासक था या नहीं, तो मैं आपको बताता हूं कि राजा भोज जो था वो परमार शासक था, न कि चंदेल। उसमें क्या दे रखा है, चंदेल, सॉरी राष्ट्रकूट दे रखा है इसमें। तो ये कथन हो गया गलत। तो बाकी 2 कथन सही, 2 कथन गलत। हमसे पूछा सही कौन से है, तो हो गया 2 कथन सही। परमार शासक था चंदेल, सॉरी भोज, ये परमार शासक था। इसने शासन किया 1010 से 1015 के बीच में। ठीक है, और इसमें दे रखा है हमको कि राष्ट्रकूट था, तो राष्ट्रकूट ने होकर ये परमार था। तो ऐसे आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि ये कौन शासक था। ऐसे आजकल यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े फैक्ट पता होने चाहिए आपको। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में, उस टाइम एक करंट में था, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोमनाथ मंदिर के बारे में बोल रखा है कि इन कथनों पर विचार कीजिए कि कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से गलत। पहला, सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया।
और अगला कथन क्या है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एम राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन कूट सही है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन गलत है। दूसरा कथन दोस्तों इसलिए सही है कि जो गजनी आया था आक्रमण करने इंडिया पर, गजनी के तुर्क मुस्लिम शासक महमूद द्वारा क्या किया था, 1026 ईस्वी में आक्रमण किया था सोमनाथ पर। और इसकी पुष्टि की गई है 11वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार अल-बरूनी ने। और हमसे पूछा दूसरा कथन क्या करा है कि अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, तो बिल्कुल किया है, क्योंकि जब इस पर आक्रमण हुआ तो सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, उसको विध्वंस किया गया था। ये बात सही है। तीसरा कथन गलत क्यों है दोस्तों? कि जो सोमनाथ का मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, प्रसाद द्वारा 1951 ईस्वी में की थी। इसलिए तीसरा कथन गलत है। इसमें क्या दे रखा है, राधाकृष्णन। तीसरा कथन गलत है, ऐसे निकल रहा आंसर इसका, ये आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं थोड़ी जानकारी देता हूं कि अहिल्या बाई होलकर ने 1765 ईस्वी में तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम जानते हैं, पटेल ने 1950 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। यह आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्या कथन दोस्तों, तीसरा कथन गलत हो गया, पहला दूसरा कथन सही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन कराए और 10 क्वेश्चन हम देखा कि आपने 2023 के 2022 के क्वेश्चन किए। इनमें जैसे कई क्वेश्चनों में किस प्रकार टाइमलाइन के बारे में पता होना चाहिए आपको, कि किसी के जैसे टाइमलाइन बोल, जैसे भाई किसी का शासक दे दिया, शासन बोल दिया कौन से राजवंश का है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन पूछे गए कि भाई दर्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए, रामानुज के दर्शन के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो बार बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम करवा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें ये फोकस कर रहे हैं कि आपको क्राइटेरिया क्या है इनका। फिक्स तो नहीं कह सकते हम, कि एक एरिया होता है, कोर एरिया जिसे हम बोलते हैं, यूपीएससी का कोर एरिया, जैसे संगम काल से इसमें क्वेश्चन पूछा है, भक्ति आंदोलन के बारे में पूछा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या पूछ रहा है आजकल क्वेश्चन, और ट्रेंड किस प्रकार बदला है। जैसे युग्म वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बनाने के लिए आपको बहुत बहुत।